विपक्ष के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष के नेता हताश और परेशान हैं। मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के लोग खूब दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब विपक्ष चौतरफा घिर गया है। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के सभी नेताओं ने खूब कोशिश की कि मोदी सरकार को घेरें, लेकिन अब वो खुद ही घिर गए हैं। कोर्ट से विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है और मोदी सरकार फ्रंट फुट से विपक्ष को करारा जवाब दे रही है। इस बार राहुल गांधी को लेकर जो खबर आई है उससे वो मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो गए हैं और बीजेपी ने इस बार सबूत के साथ आप की पोल खोल दी है। इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे आगे आपको कि कोर्ट से क्या खबर आई है, जिससे राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के किस नेता की बढ़ गई है टेंशन। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी के लिए इन दिनों कोर्ट से जो खबर आ रही है उससे उनकी और पार्टी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। राहुल गांधी खुद की वजह से घिर गए हैं और उनकी मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार तो लगता है कि राहुल को अपनी वाणी पर संयम ही नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ बतौलेबाजी करते रहते हैं और राजनीतिक नैतिकता को तार तार करते हुए देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी आज तक अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं। उनके भाषण उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे एक फायदा तो जरूर होता है कि कांग्रेस के वकील नेताओं को काम मिल जाता है। राहुल गांधी कभी भी मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ऊल जलूल बातें करते हैं। उसे सिर्फ राहुल गांधी की राजनीतिक छवि ही हल्की होती है। लेकिन अब देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर राहुल गांधी लगा रहे हैं। देश के अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है और अब अदालत एक्शन में है, जिससे राहुल गांधी की आफत बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मुकदमे में कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट वाली याचिका पर अब 13 नवंबर को सुनवाई होगी। शनिवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, जो पूरी नहीं हो सकी। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसको लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की है। मालूम हो कि राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है। पेशी को लेकर समन जारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर रांची में नवीन झा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक हत्या के आरोपी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की गवाही और ट्रायल के बाद राहुल गांधी को पहले भी समन जारी किया जा चुका है। वहीं राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वीर सावरकर के पोते द्वारा दाखिल कराए गए मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र के पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने पिछले साल इंग्लैंड में वीडी सावरकर के बारे में बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके दोस्त मिलकर मार रहे थे और सावरकर को इसकी खुशी हुई थी। राहुल के इस बयान को लेकर सावरकर के पोते ने आपत्ति जताई थी। वहीं इससे पहले वीर सावरकर के ही मामले में महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट ने भी राहुल गांधी को तलब किया है। नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक लगता है। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र से लेकर झारखंड की अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है और इन मामलों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। आपको मालूम है कि दिल्ली में इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए आपके नेता अब नए नए प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आप की पोल खोल दी है। दर्शकों, दिल्ली में फेल होने के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा काम छोड़कर सभी तरह के ड्रामे हो रहे हैं और कथित तौर पर इसके मास्टरमाइंड नजर आ रहे हैं।
दिल्ली के शराब घोटाले में फंस चुके माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ना सड़कों पर ध्यान दिया और ना ही लोगों की रोजी रोटी पर, लेकिन अब जब सर पर आ गए हैं चुनाव तो अपने मुख्यमंत्री को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। तो कभी उनके नेता बीच सड़क पर पैर पकड़ा पकड़ी खेलते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच हाशिए पर है दिल्ली का मतदाता, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने आप की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल दिल्ली में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज एक बीजेपी विधायक का पैर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट की है और इसके बारे में बताया है। आपने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ऐतिहासिक बस मार्शलों की बहाली के लिए आज बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी, आपके मंत्री और विधायक गए। भाजपा विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आपके नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। सीएम आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस गई, जिससे बीजेपी विधायकों को भागने का कोई मौका न मिले। आपने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए आम आदमी पार्टी किसी हद तक जाएगी। बस मार्शलों की बहाली के लिए जब भाजपा के विधायक एलजी हाउस जाने से बचकर भाग रहे थे तो मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़ लिए। कठिन संघर्ष के बाद आखिर भाजपा के विधायकों को एलजी हाउस ले जाया जा सका। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन बस मार्शलों की बहाली के लिए आपके नेता बीजेपी के विधायक के पैर पकड़ रहे हैं। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर, जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति न करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा है कि आज भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्यालय पर बस मार्शलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उनके समर्थन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ दे पा रहा हूं। भाजपा दिल्लीवासी के हितों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ने और सभी को न्याय दिलाने हेतु सतत संकल्पबद्ध हूं। सभी बस मार्शलों को निकालने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब चुनाव आने पर बस मार्शलों को याद कर रहे हैं, जबकि आपकी राजनीतिक नौटंकी से अलग माननीय उपराज्यपाल जी ने बस मार्शलों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उन्हें यथोचित निर्णय हेतु आश्वस्त किया। सचदेवा ने यह भी कहा कि इन सभी बस मार्शलों को अरविंद केजरीवाल ने निकाला और उनकी वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की राजनीति एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब ज्यादा दिनों की मेहमान बची नहीं है। बीजेपी ने पूरी तरह से आपको चकमा देने का प्लान बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी नहीं, बल्कि इस बार उसने तय कर लिया है कि आपके चक्रव्यूह को भी भेदना है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि आप सिर्फ नाटक करके ही चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी पहले उन्हें मुद्दों की राजनीति पर लेकर आई और उसके बाद ये समझा दिया कि इस बार मतदान नाटक पर नहीं बल्कि काम पर होगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी सरकार घोटाला सरकार बनती जा रही है, उसके बाद से ही आप लगातार बैकफुट पर है, जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं और आप पूरी मजबूती से लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन आपका हाल हरियाणा में बेहाल है, जिसकी वजह से हरियाणा में तो आपका सुपड़ा साफ होना ही लगभग तय है और इसका नुकसान आपको दिल्ली में भी भरपूर होगा। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, जो न केवल हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य दिल्ली पर भी पड़ेगा। दिल्ली से सटे होने के कारण हरियाणा के चुनाव परिणाम दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर सीधे असर डालने की संभावना है। इसलिए हाल के दिनों में दिल्ली के कई बीजेपी नेता हरियाणा में जुटे हुए थे। दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी के भीतर अब काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अब राज्य की बागडोर संभाल रही हैं। उनके नेतृत्व में आप आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है।
अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये कहा है कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें समर्थन देती है तो वो अपने आप को निर्दोष मानेंगे, लेकिन चुनावी जनमत के आधार पर वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लेंगे। बीजेपी भी इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी के पदाधिकारी इस बार उन नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रहे हैं जिनका अपने क्षेत्रों में अच्छा जनाधार है। बीजेपी ने यह तय किया है कि पार्टी 70 विधानसभा सीटों में से 50% पर नए उम्मीदवारों को अवसर देगी। इसके अलावा पार्टी के ऐसे नेता जो 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बार बीजेपी के लिए चुनाव जीतना करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली में अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि इससे पहले 15 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। इस बीच राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पार्टी पिछले 27 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आप के दूसरे नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, उससे बीजेपी के लिए अच्छा मौका है सत्ता में वापसी करने का। दर्शकों, दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल के खोखले वादों से परेशान हो गए हैं। अब दिल्ली के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी इस बार दिल्ली का किला फतेह कर सकती है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत की टेंशन बढ़ गई है। संजय राउत के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबर आ रही है। संजय राउत ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ये चिंता भी होने लगी है कि चुनाव से पहले वो फिर से जेल ना पहुंच जाएं। सत्ता से बाहर होने के बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत बड़ी ही चालाकी के साथ बीजेपी से अलग हो गए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे सीएम भी बन गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो सीएम पद पर नहीं रह पाए और एकनाथ शिंदे ने उनका खेल खराब कर दिया। उसके बाद से ही संजय राउत बीजेपी से चिढ़े रहते हैं, लेकिन बीजेपी नेता से पंगा लेना संजय राउत को भारी पड़ गया है और अब दर्शकों, संजय राउत की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया, जो कि एक सांसद की गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। संजय राउत हमेशा से ही अनर्गल आलाप करते रहते हैं, जिससे उन्हीं के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। संजय राउत समझते हैं कि देश का कानून कथित तौर पर बपौती है और वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश में कानून का शासन है और यहाँ सभी चीज़ें कानून सम्मत तरीके से चलाती हैं। अगर संजय राउत की सजा का ऐलान होता है तो संजय राउत की सांसदी भी जाएगी और 6 साल के लिए सक्रिय राजनीति से भी बाहर हो सकते हैं। दरअसल मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ बयान देते समय सावधानी और सतर्कता नहीं बरती, जबकि सांसद होने के नाते उनसे उच्च स्तर की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। पिछले सप्ताह न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के लिए दंड के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही 15 दिन के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया ताकि राउत उच्च अदालत में आदेश को चुनौती दे सकें। अदालत ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि मेधा सोमैया प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मानहानि के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है। एक सांसद के रूप में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने के मामले में राउत पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने कहा, आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मीडिया के माध्यम से बिना किसी सावधानी और सतर्कता के बयान दिए, ये जानते हुए भी कि शिकायतकर्ता इससे बदनाम हो सकता है। उन्होंने सावधानी नहीं बरती और अपमानजनक बयान दिए व उन्हें प्रकाशित किया। मालूम हो कि मेधा सोमैया ने साल 2022 में वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से शिकायत दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार व पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और सार्वजनिक बयान देकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।